सो बच्चों, अब तक आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और साथ ही हमने उन तरीकों के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ लिया था जिसमें बात की गई थी कि किन किन तरीकों से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब ये तो सारी चीजें हमने पार्ट 1 में जान ली थी, तो आज की इस क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, हम उन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि कंज्यूमर ने अपने फेवर के लिए चलाए। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। सो बच्चों, अगर हम बात करें उन मूवमेंट्स के बारे में जो कि कंज्यूमर के थ्रू चलाए गए थे, तो देखिए क्या क्या कहा गया इनमें कि देयर आर नो फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर। पहले कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन था ही नहीं कि जो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। द कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि कंज्यूमरों का शोषण होता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था उन्हें प्रोड्यूसर के थ्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a consumer is not satisfied with the product of any brand or shop, यानी कि कंज्यूमर, उपभोक्ता, कस्टमर या ग्राहक, आप जो भी मर्जी कह लीजिएगा, अगर वो किसी शॉप से या ब्रांड से कोई भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता था, अगर वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं होता था, संतुष्ट नहीं हो पाता था, तो देखिए क्या होता था कि देन he or she avoid and stop to purchase from that particular brand or shop। तो उसे क्या करना पड़ता था कि उस ब्रांड से या उस शॉप से उस चीज को लेना बंद कर देना पड़ता था, यानी उसके पास कोई वो चीज थी नहीं कि वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सके, है ना। In this case, all the responsibility are shifted to the consumer for purchasing of the products। बड़ी सिंपल से है कि ऐसी सिचुएशन में सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो किसके ऊपर आ जाती थी? कंज्यूमर के ऊपर, ना कि प्रोड्यूसर के ऊपर जिस ने उस चीज को बेचा है। तो यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा वो कंज्यूमर भी माना जाएगा। तो ये तो हो गया उसका पहला पार्ट। अब देखिए क्या हुआ आगे। When the consumer are dissatisfied with unfair rule and regulation for purchasing goods and services, then the consumer movement is arise। यानी कि जब लोग इन चीजों से काफी ज्यादा उब चुके थे, यानी कि एक होता है ना कि बच्चों, कब तक इंसान सहेगा, कब तक उसके साथ एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इतने टाइम तक तो अंग्रेज भी नहीं टिके थे, कहीं ना कहीं उन्हें जाना ही पड़ा था, और 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलके ही रही थी। ठीक उसी तरह बच्चों, जब कंज्यूमर मूवमेंट की बात आती है ना, तो इसलिए बच्चों ये जो मूवमेंट थे वो चलाए गए थे कि भैया हमारे राइट्स के लिए भी बात की जाए। हियर अनफेयर रूल एंड रेगुलेशन इज इंडल्ज बाय द सेलर्स, इट इज टाइप ऑफ सोशल फोर्स। तो अब हुआ क्या कि ड्यूरिंग 1960 यानी 1960 के दौरान अनलिमिटेड फूड शॉर्टेज हो या फिर होर्डिंग हो। होर्डिंग मतलब होता है कि जमाखोरी, कि अपने अपने पास ही सारा सामान रख लेना। ब्लैक मार्केटिंग हो या फिर अडल्ट्रेशन ऑफ फूड गेव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम इन इंडिया। तो इस सभी रीजंस ने एक तरीके के उस आंदोलन को बढ़ावा दिया जो कि ग्राहकों के यानी कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें होती जा रही थी। अब हुआ क्या क्या था कि देखिए बच्चों, दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक तरीके से अगेंस्ट थी किसके? अनफेयर एक्टिविटी के, जो कि कंज्यूमर के साथ हो रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई। और अच्छी बात यह थी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला था ताकि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैला सके। टिल द 1970s, 1970 के आसपास कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब 1970 के दशक के दौरान अब क्या हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके कुछ मेंबर बने। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो और ज्यादा बनती चलेगी पूरे भारत के अंदर, और उसके मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते चले गए। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा ये एक तरीके से जो नंबरिंग थी वो बढ़ती चलेगी। दिस ग्रुप फाउंड टू टुक इनटू द करप्ट प्रैक्टिस इन राशन शॉप्स एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। आपने फिल्मों में भी देखा होगा बच्चों कि जो राशन क्या होता है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक मीडियोकर को दी जाती है, यानी कि जो राशन वाला होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो करप्ट प्रैक्टिस करे, तो इसके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी वो अवेयर रहती थी कि किसी भी लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके कि भैया आया तो हमारे लिए था लेकिन ले कोई और रहा है। इन 1986 अ मेजर स्टेप वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
तो ये सारी चीजों को देखते हुए भारत के अंदर साल 1986 में एक बड़ा स्टेप लिया गया था जिसमें बात की गई थी उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर, यानी कि कंज्यूमर के राइट को लेकर। तो एक एक्ट पास कर दिया गया और वो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और कोपरा के बारे में मैं आपको अलग से भी बताऊंगा कैसे बना था ये एक्ट, और आज का जो सिचुएशन के तौर पे कोपरा को किस नाम से जाना जा रहा है या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी किया गया है ना। तो ये कोपरा एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को राइट्स मिल गए, और राइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें की गई थी कि कंज्यूमर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कराए गए, ये सभी चीजें हम जानेंगे। और साथ ही बच्चों आज का ये जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में वो यहीं तक ही है ना। लेकिन एक और चीज है जो आपको समझना जरूरी है, वो क्या है, वो है कंज्यूमर इंटरनेशनल। अब ये कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है, जी हाँ, आपने यूएनओ का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए क्या बात की गई है कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में कि इन 1985 यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूएन गाइडलाइंस फॉर अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यूनाइटेड नेशन ने 1985 में एक तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस थी उसे क्या किया था, स्वीकारा था, एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। दिस वाज अ टूल फॉर अ नेशन टू अडॉप्ट मेजर to protect consumer and the consumer advocacy group to press their government to do so। यानी कि इसके अंदर एक टूल का इस्तेमाल किया गया था, एक मेजर स्टेप लिया गया था ताकि जो गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा सके कि वो कंज्यूमर के फेवर में बात करे एट द इंटरनेशनल लेवल। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ कि दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। तो इसे एक फाउंडेशन बना लिया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर कंज्यूमर मूवमेंट को लेकर। सो आज की अगर आप बात करोगे तो कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी ओवर 200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। यानी कि आज के समय इस कंज्यूमर इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो ओवर द 100 कंट्रीज यानी कि 100 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम के अंदर कंज्यूमर के राइट्स को लेकर कितना ज्यादा अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आज के समय जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और साथ ही लोगों को हर फैसिलिटीज बैठे बैठे मिल रही है, चाहे वो आप ऑनलाइन की बात करो या फिर ऑफलाइन की बात करो। तो ऐसे में बच्चों कंज्यूमर के जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपने एक लाइन सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो वाली। तो इसका मतलब यही है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। कहीं उसके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड, स्कैम या धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन किसी भी टाइप का ना हो सके। अगर ये हो भी जाता है तो उसकी आवाज सुनने के लिए जो कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है वो भी आपके लिए हर तरीके से मदद कर सके, ठीक है। तो इसलिए हर किसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने राइट्स के प्रति एक तरीके से अवेयर रह सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। तो ये सारी चीजें हमें कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में और साथ ही कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में जानने को मिली। हो सके बच्चों आपको ये वाला जो पार्ट था वो भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब आने वाले जो पार्ट है उसमें हम कंज्यूमर से रिलेटेड और अदर चीज को जानेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। होप सो कि बच्चों आपको ये जो वीडियो वो काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।